कहानी नंदिनी का साया। सुरेश एक बेरोजगार युवा था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। माँ कोई नौकरी मिली? सुरेश नहीं माँ, अब तक नहीं। हर जगह नौकरी के लिए मारामारी है। हर जगह रिश्वत खिलाने पर ही नौकरी मिलती है माँ। अब ऐसे घर कैसे चलेगा? वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सुरेश का मोबाइल बाजा। हाँ, सचिन बोलना। सचिन, यह मॉल में एक चौकीदार की जरूरत है। तू काम करेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। सचिन पर भाई सुना है इस मॉल में भूत है। सुरेश, मैं भूत नहीं मानता। मैं कर लूंगा चौकीदार की नौकरी। पगार कितनी है? सचिन, रात के पहरेदार की 15,000 और दिन की 10,000। सुरेश, मैं नाइट शिफ्ट ही करूंगा। कल ही आकार मिलता हूं। सचिन, ठीक है, कल शाम 6 बजे आ जाना। ठीक है। सुरेश ने फोन कट किया और फिर हंसने लगा। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। पगार 15,000 है। माँ, अच्छा है। बहुत अच्छा है बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीब जल्दी ही दूर हो जाएगी। हाँ माँ। वो माँ बेटे खुश थे। उन्हें क्या पता था कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला था। वो अगली शाम 6 बजे सुरेश सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां उसका दोस्त सचिन पहले से था। सचिन, यही मेरा दोस्त सुरेश है। ये उस भूतिया मॉल में नौकरी करने को तैयार है। सुरेश, जी सर। ऑफिसर, ठीक है। तो इस पेपर पर अपने सारे डिटेल भरो और अपना वर्दी और जूते कलेक्ट कर लो। सुरेश ने ऑफिसर को फॉर्म भर के दे दिया और फिर अपना वर्दी और जूते भी कलेक्ट कर लिया। तुम आज से ज्वाइन करोगे या कल? सुरेश, आज से ही सर। ऑफिसर, ठीक है, तो तुम अभी रिपोर्ट करो। वहां तुम्हें धीरज नाम का एक और सुरक्षा गार्ड मिलेगा। जी सर। सुरेश मॉल में गया और वह धीरज मिला। धीराज, तो तुम ही हो नए चौकीदार? सुरेश, जी भैया। धीराज, तुम्हें इस मॉल का इतिहास पता है ना? ये मॉल भूतिया मॉल है। सुरेश, मैं भूत वूट में यकीन नहीं रखता। आप बेफिजुल मुझे डराने की कोशिश न कीजिए। धीराज, मेरा काम था तुम्हें चेतवानी देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठा हूं, तुम्हें पीछे के गेट पे बैठना है। सुरेश, ठीक है। सुरेश ने रजिस्टर बुक में साइन किया और वह पिछले गेट पर चला गया। वो और वह पीछे के गेट के केबिन के बाहर बैठा गया। धीरे धीरे पूरा मॉल खाली हो गया। अब मॉल में बस धीरज और सुरेश। सुरेश का आज काम कान पहला दिन था। उसे कुर्सी पे बैठे बैठे जरूरत आ रही थी। वो उठ गया। पर अचानक उससे किसी ने जोर से तमाचा मारा। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? सुरेश ने आसपास देखा तो कोई न था। क्या ये मेरा वहम था या सच में किसी ने मुझे टांचा मारा? अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। उसके बाद सुरेश की नींद ही उड़ गई। वो गेट के पास ही टहलने लगा और फिर अचानक उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वह? सुरेश ने यहां वहां टॉर्च मारी। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह परेशान था कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। फिर अचानक उसने अपने केबिन में देखा तो वहां पर एक लड़की थी जो अपना सर झुकाकर रो रही थी। सुरेश उसके पास गया। सुरेश, कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? उस लड़की ने अपना सर ऊपर किया। उसकी शक्ल देखकर सुरेश के पसीने छूटने लगे। वह कोई औरत नहीं बल्कि एक भूतनी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। वो उसे देखते ही सुरेश जोर से चीखने लगा और दौड़ लगाकर भागने लगा। धीरज भी शोर सुनकर सुरेश के पास पहुंचा। धीरज, क्या हुआ? सुरेश, वो भूतनी तुम्हें भी दिख गई लगता वो। आओ आओ मेरे साथ। धीरज अपने साथ उसे अपने केबिन में ले गया। उसे पानी पिलाया। जब तो तुम्हें भूतों पे यकीन हो गया ही होगा। सुरेश, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। आज कोई बात नहीं। एक बात समझ नहीं आ रही, जब कोई सुरक्षा गार्ड यहां टिक नहीं पाया तो आप कैसे टिके हैं? इस तबीज की वजह से पंडित जी ने मुझे ये हनुमान कवच वाली तबीज दी है। वो भूतनी मेरे नजर के सामने भी नहीं आ सकती। लेकिन वो है कौन? उसका नाम नंदिनी है। 20 साल पहले की बात है। इस मॉल की जगह पर नंदिनी और नरेश का पुश्तैनी घर था। उस वक्त वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक सेठ की नजर उनकी जमीन पर गई। मैं तुम्हें इस जमीन के अच्छे पैसे दूंगा। नरेश, नहीं सेठ जी,
हमें जमीन नहीं बेचनी, ये मेरी विरासत है। सदियों से मेरे बाप दादा इसी घर में रहते चले आ रहे हैं, तो मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, आज ना कल कैसे भी करके मैं ये जमीन ले ही लूंगा। अगर तुम अपने आप दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। नरेश के मना करने पे सेठ ने गुंडों को भेजकर घर में आग लगा दी। नंदिनी जलते हुए घर से बाहर आ गई, लेकिन नरेश घर के भीतर ही फंस गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और नरेश उस आग में जलने लगा। बाहर खडिडी नंदिनी तिलमिला गई। वो वो चीखते चिल्लाते आग में कूद गई। और उस रात उस डॉन ने उन दोनों की जिंदगी आग में जलाकर राख कर दी। उस दिन से कोई भी इस जगह पर रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कई मजदूरों ने और वॉचमैनों ने भी नंदिनी के भूत को देखा है। क्या नंदिनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाने का कोई रास्ता नहीं? शायद वो उस सेठ से बदला लेना चाहता है जिसने उसके घर में आग लगाई थी। पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि अब वो सेठ मॉल का मालिक है और वह कभी सूरज ढलने के बाद यहां नहीं आता। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए वो सबको सता रही है। धीरज सोचने लगा कि कैसे वो नंदिनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा सकता है। क्या आपके पास मॉल के मालिक का नंबर है? हाँ, रजिस्टर में है। सुरेश ने वो नंबर नोट कर लिया और वो फिर पिछले गेट की ओर बढ़ गया। नंदिनी बहन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस सेठ को यहां बुलाऊंगा। वो वो भूतनी सुरेश के सामने आ गई। नंदिनी, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? सुरेश, हाँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम उसके बाद किसको नहीं सताओगी और ये दुनिया छोड़ दोगी। मैं वादा करती हूँ। सुरेश ने अपने फोन से वो नंबर मिलाया। सुरेश, सेठ जी, मॉल में आग लग गई है। मॉल के पिछले गेट पर और सारी दुकानें पूरी तरह से जल रही हैं। तुम फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैं अभी आया। वो सेठ हड़बड़ी में कार लेकर निकल गया। वो परेशान था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे गाड़ी से नंदिनी का भूत नजर आया और वह डर गया। डर में वह अपनी गाड़ी पर कंट्रोल न कर पाया और सेठ की कार पलट गई। को काफी चोटें आई। फिर भूतनी ने सेठ को कार के दरवाजे के बाहर खींचा। नंदिनी, क्या सोचा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगी? आज तू मरेगा। माफ कर दो। नंदिनी, बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब माफी मांग रहा है। तुझे भी मौत मिलेगी, मौत। वो सेठ गेट से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। भूतनी ने सेठ की गाड़ी को आग लगा दी और सेठ भी उसी आग में जलने लगा। सेठ चीखता चिल्लाता दम तोड़ दिया। वो नंदिनी की भूत सुरेश के पास आई। नंदिनी भैया, तुमने मेरी मदद की है। मैं हमेश तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। वो नंदिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसका बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद किसी को भी मॉल में भूत नहीं दिखी दिया।